भी मैं क्लियरली आपको एक्सप्लेन करूंगी, फिर आप अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। फिर जहां आपका आंसर सही हो रहा है तो आप उसको 1 मार्क कीजिएगा, मतलब अपना जो भी आप टेस्ट दे रहे हो उसको एक पेपर पे लिखो क्लियरली। अगर आप लिखोगे तभी आप रेमीडिएट कर पाओगे कि क्लियरली आपके कहाँ प्रॉब्लम है, कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उन कॉन्सेप्ट्स को आप जाके फिर से रिवाइज कीजिए, फिर से पढ़िए, ठीक है। तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। आप सब रेडी हैं? आई होप रेडी होंगे, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, होल्डिंग टू कॉन्ट्रोडक्टरी एटीट्यूड और थॉट्स इज नोन एज, क्या कहते हैं, कॉग्निटिव सिमेट्री, कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन, कॉग्निटिव बैलेंस या कॉग्निटिव डिसोनेंस। बहुत अच्छे पवन, सॉरी पूनम, सॉरी पूनम, बहुत अच्छे, आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। क्या है आंसर आपका? 1 का डी है कॉग्निटिव डिसोनेंस, कि जब भी हमारे जो दो बिलीफ हैं, जो एटीट्यूड है, कहीं ना कहीं जो हमारा एटीट्यूड या बिहेवियर है उसमें मैच नहीं होता, या हमारे दो अलग एटीट्यूड्स होते हैं, तो वो क्लियरली हमारे लिए टेंशन या डिस्कम्फर्ट का कारण बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो क्लियरली हमारा जो डी राइट आंसर है वो सही है। पवन और पूनम बिल्कुल सही किया है। आगे बढ़ते हैं। एंड इनिशियल अंडरस्टैंडिंग दैट अ पर्सन हैज अ पॉजिटिव ट्रेट make people believe that their other characteristic are also positive, what is known as, मतलब ये बिलीव कि एक इंसान का एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बेसिस पे हम कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि इस इंसान के जो अदर कैरेक्टरिस्टिक है वो भी पॉजिटिव होंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं? नॉलेज, सिमिलैरिटी बायसेस, गुड बिहेवियर या हेलो इफेक्ट। आप में से किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए और माइक ऑफ कीजिए। जिसका भी माइक ऑन है फटाफट ऑफ करो। सेकंड का डी, हाँ यस पूनम, बहुत अच्छे। हेलो इफेक्ट कहते हैं। हेलो इफेक्ट में क्या है, अगर ये इंसान इंटेलिजेंट है तो ये डिसिप्लिन भी होगा, ये सबकी बातें भी सुनता होगा, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा ये केयरिंग भी होगा, दूसरों का ख्याल भी रखता होगा। तो एक पॉजिटिव ट्रेड के बेसिस पे हम और ट्रेड्स को भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव समझते हैं, ठीक है। कि इंटेलिजेंट है तो हाँ बिल्कुल डिसिप्लिन होगा, केयर भी करता होगा, साफ सफाई से रहता होगा, ठीक है, ये हम मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टेंडेंसी टू थिंक दैट सक्सेस इज ड्यू टू आवर पर्सनल फैक्टर। जब हम सोचते हैं कि जो हमने जो सक्सेस अचीव करी है वो कहीं ना कहीं हमारे पर्सनल फैक्टर की वजह से है, ठीक है, जो हमारे इस चीज को हम किस तरीके का बायसेस कहेंगे, सिमिलैरिटी बायसेस, अजम्पशंस बायसेस, कॉन्फर्मेशन बायसेस या फिर आपका सेल्फ सर्विंग बायस। थर्ड का डी, पवन गया है, बहुत अच्छे पवन। सेल्फ सर्विंग बायस हमारा सही आंसर है। सर्विंग से क्या होता है कि हम अपने बिहेवियर को कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने बिहेवियर के पीछे जो कारण होता है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे क्या हमारा फोकस होता है कि जब भी हम कोई पॉजिटिव आउटकम है कि हमने सक्सेस अचीव की है, तो क्लियरली हम बोलेंगे हमारी वजह से, हमारा हम पर्सनल फैक्टर पे, जो डिस्पोजिशनल फैक्टर है उन पे फोकस करेंगे। बट अगर फेलियर हो जाता है तो क्लियरली फेलियर को हम एक इन्वायरमेंटल फैक्टर बोलेंगे, या फिर जो भी हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड फैक्टर है, सिचुएशनल फैक्टर, उन पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा थ्री है उसका क्लियरली डी राइट आंसर है, बिल्कुल सही पूनम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉजेज ऑफ बिहेवियर आर स्टडीड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी। इनमें से किस थ्योरी में हम जो बिहेवियर है उसके पीछे का जो कारण है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं? सिमुलेशन, assumption, सिमिलैरिटी, एट्रीब्यूशन या सेल्फ सर्विंग। 4 का सी, बहुत अच्छे पूनम, बिल्कुल सही, एट्रीब्यूशन। कहीं ना हम यहाँ पे एट्रीब्यूशन थ्योरी में ही हमारे जो बिहेवियर है उसके पीछे के जो कारण है उसको एट्रीब्यूट करते हैं कि वेदर आर बिहेवियर, जो हमने जो बिहेवियर किया वो किस वजह से किया, वो डिस्पोजिशनल फैक्टर की वजह से किया या सिचुएशनल फैक्टर्स की वजह से किया, ठीक है। तो ये सी है, बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। गिविंग इन द कन्फर्म टू द वे अ ग्रुप ऑफ पीपल थिंक इज नोन। जब भी हम कंफर्म करते हैं कहीं ना कहीं जिस तरीके से ग्रुप सोच रहा है, इन सेम वे वी स्टार्ट थिंकिंग, उस चीज को क्या कहते हैं? ग्रुप डायनेमिक्स, ग्रुप बिहेवियर, ग्रुपिंग या ग्रुप थिंकिंग। जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका आंसर कीजिए, मैं इसे थोड़ा सा मिनिमाइज करती हूँ।
जो आप देख पाए हैं। फिफ्थ का डी पवन ने दिया है। हाँ, क्लियरली ग्रुप थी कहते हैं। फिफ्थ का डी बिल्कुल सही आंसर है। ग्रुप थी यहाँ पे क्या है, ग्रुप थी मतलब जब लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, जो कहीं ना कहीं जो ग्रुप की हार्मनी है, जो कोहेजन है, उसको ब्रेक नहीं करना चाहते, तो जो ग्रुप का डिसीजन होता है वो कहीं ना कहीं उसी में हार्म कर देते हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं टुगेदरनेस की जो फीलिंग है उसको ब्रेक नहीं करना चाहते। अभी यहाँ पे क्या है, desire to follow others that result in changing one's own behavior or set of belief। मतलब जब भी हम दूसरों को फॉलो करते हैं और दूसरों को फॉलो करने के चक्कर में हमारा जो बिहेवियर है कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, उसमें बदलाव आता है, हमारे जो अपने बिलीव्स हैं उनमें चेंज आ जाता है, तो इसे रिटेंशन कहते हैं, एट्रीब्यूशन, कंफर्मिटी या डिसिमिलैरिटी। सिक्स का बी, सिक्स का भी एट्रीब्यूशन नहीं होता बेटा, ये सिक्स का डी, डी भी नहीं। कंफर्मिटी, क्लियरली हम कंफर्म कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं ग्रुप में हम चाहते हैं कि हम अलग से ना दिखें। ठीक है, तो ग्रुप के जो नॉर्म्स है उनको हम फॉलो करेंगे। जैसे हमारा ग्रुप है, ग्रुप में बहुत कूल माना जाता है कि हम के ड्रामास देखें या जो हमारे के पॉप जो हमारे एक्टर्स हैं उनको फॉलो करें या बीटीएस को फॉलो करें, तो कहीं ना कहीं हम भी उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर बिलीफ। क्या पता हमें ना पसंद हो, फिर हमारे जो बिहेवियर है उसमें भी चेंज आता है और हमारे बिलीफ में भी चेंज आता है कि हम उन चीजों को पसंद करने लगते हैं। तो हम कंफर्म कर रहे हैं, कंफर्मिटी शो कर रहे हैं क्लियरली। सिक्स का सी, बहुत अच्छे पवन, बिल्कुल सही आंसर है, सी आपका राइट आंसर है। जब हम कहीं ना कहीं ग्रुप नॉर्म को कंफर्म करते हैं, ठीक है, दूसरों को फॉलो करने के चक्कर में। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे एक एड भी आता था, उसमें क्या था कि एक जो क्लास का इंटेलिजेंट बच्चा था वो बोलता था कि मैं दिस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करूंगा, जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इस यूनिवर्सिटी को मैं ज्वाइन करूंगा। तो क्लास के सारे बच्चे उसके पीछे पीछे क्या बोलते थे, मैं मतलब हम सब भी वही करेंगे, हम सब भी वही करेंगे, तो क्लियरली हम कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सी है बिल्कुल सही आंसर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू इलिसिटेट कंप्लाइंस, इंडस्ट्रीज यूज डायरेक्ट सोशल प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ, मतलब जब हमें सामने वाले, हम चाहते हैं कि सामने वाला जो है वो हमारी रिक्वेस्ट को माने, कॉम्प्लाई करे। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज जो है कुछ डायरेक्ट सोशल प्रेशर की टेक्निक्स का इस्तेमाल करती हैं। तो टेक्निक्स हमारी क्या होती हैं, फुट इन द डोर, ओबीडियंस, थिंकिंग प्रोसेस या फिर इंक्रीजिंग कोपिंग स्किल्स। 7 का ए, 7 का ए, बहुत अच्छे अनु एंड पूनम। फुट इन द डोर, क्लियरली पहले हम अपना पैर बढ़ाते हैं, छोटी रिक्वेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम एक बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं। तो हमारे ये कॉम्प्लेक्स की टेक्निक है, तो ये क्लियरली हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टीरियोटाइप कैन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टीरियोटाइप से क्या हो सकता है, क्या लीड करता है स्टीरियोटाइप, बेटर कोपिंग, रेजिलियंस, प्रेजुडिस या फिर आपकी कंफर्मिटी। 8 का सी, क्लियरली प्रेजुडिस। ठीक है, मैंने बहुत बार बताया कि स्टीरियोटाइप आपका क्लियरली प्रेजुडिस लीड करता है। स्टीरियोटाइप आपका क्या होता है, जनरलाइज बिलीफ, कहीं ना कहीं आपकी आपकी एक सोच, आपका एक बिलीफ, एक आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स पर्टिकुलर रेशियल ग्रुप, किसी भी ग्रुप को लेके आपका जो जर्नलाइज एटीट्यूड होता है। ठीक है, प्रेजुडिस हमारा क्या होता है, नेगेटिव इमोशन, किसी भी ग्रुप को लेके जो हमारे नकारात्मक जो इमोशंस होते हैं क्लियरली वो होता है। तो ये प्रेजुडिस लीड करेगा कि हम प्रेजुडिस जो है नेगेटिव इमोशन होल्ड करें। अब नाइन्थ का हमारा क्या है, हैविंग अ जनरलाइज्ड बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशन अबाउट अ स्पेसिफिक रेशियल ग्रुप इज अ टाइप ऑफ, ये क्या होता है, प्रेजुडिस, स्टिग्मा, स्टीरियोटाइप या फिर आपका डिस्क्रिमिनेशन। नाइन्थ का आंसर कीजिए। नाइन्थ का सी, ओके अनु, देखते हैं। हैविंग
जर्नलाइज्ड, हाँ, स्टीरियोटाइप है, बिल्कुल, अभी हमने डिस्कस किया। स्टीरियोटाइप क्या होता है? हैविंग जनरलाइज्ड बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशन अबाउट स्पेसिफिक रेशियो। जब भी हम स्टीरियोटाइप करते हैं, हम कहते हैं इन इस कम्युनिटी के लोग सारे बहुत ज़्यादा ही चोर टाइप के हैं, इन पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, या फिर हम बोलते हैं इस कम्युनिटी के लोग जो कहीं हाइजीन नहीं है, साफ-सफाई से नहीं होते। तो कहीं न कहीं हम एक जो रेशियल ग्रुप है, उसको पूरा स्टीरियोटाइप कर रहे हैं, जनरलाइज़ बिलीफ। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं इस कम्युनिटी के लोग सारे अच्छे हैं, तो क्या आपने देखा है कि सारे लोग अच्छे हैं या सारे लोग हेल्पफुल हैं? तो क्या आपने सच में देखा है सारे लोग हेल्पफुल हैं? तो क्लियरली ये आपका दोनों तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्किंग ऑन नेगेटिव स्टीरियोटाइप लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जब भी हम एक नेगेटिव स्टीरियोटाइप पे काम करते हैं, तो क्लियरली क्या होता है? स्टिग्मा जनरेट होता है, हम रिड्यूस करते हैं प्रेजुडिस को, या फिर पॉजिटिविटी बढ़ती है, या फिर इल्यूजन। 10th का आंसर, 10th का ए। और लोग बताइए। अच्छा, और कोई? और लोग भी ट्राई कीजिए, सारे लोग आंसर कीजिए। पूनम ने दिया है 10 का बी, चलिए देखते हैं। और 10 का 7 ने दिया है। क्लियरली आपका यहाँ पे जो है प्रेजुडिस, उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है? जो प्रेजुडिस है उसको रिड्यूस किया जाता है थ्रू अवेयरनेस। हम नॉलेज क्रिएट करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। बाय अवेयरनेस हम क्या करते हैं? जो प्रेजुडिस है उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है। जो भी हमारे स्टीरियोटाइप हैं, उनको कहीं न कहीं रिड्यूस किया जाता है। ठीक है? तो नेगेटिव स्टीरियोटाइप को रिड्यूस लीड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? रिड्यूस प्रेजुडिस, कि हम जो प्रेजुडिस है उसको हम रिड्यूस करें। ठीक है? हमारा फोकस क्या होता है कि हम जो है इन्हें रिड्यूस करें। पॉजिटिविटी जो है, ये आंसर की में दिया है, पर ये आंसर ठीक नहीं है। ठीक है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। नेगेटिव स्टीरियोटाइप पे हम वर्क करते हैं, मतलब हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं लोगों में आपस में जो है वो बातचीत हो, वो अपने ग्रुप्स को लेकर जो इतनी मिसकंसेप्शन रखते हैं, जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन रखते हैं, उसको क्लियर करें, और जिससे जो प्रेजुडिस है, जो नेगेटिव इमोशंस है एक दूसरे को लेके, वो खत्म किए जा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यंग चिल्ड्रन लर्न बिहेवियर फ्रॉम अडल्ट मॉडल थ्रू। जो आपके यंग बच्चे होते हैं, ठीक है, वो अडल्ट से बिहेवियर को लर्न करते हैं बाय एक्टिव इमेजिनेशन, इमिटेशन, लेक्चर या रोल प्ले। 11 का बी उन्होंने दिया है। हाँ, क्लियरली इमिटेशन होता है। इमिटेशन सोशल लर्निंग जो हमारी थ्योरी है एल्बर्ट बेंडूरा की, तो हम देखते हैं कि हम इमिटेट करते हैं बिहेवियर को, कहीं न कहीं ऑब्जर्व करके हम जो है अडल्ट मॉडल है उनसे क्लियरली सीखते हैं। तो बी जो हमारा है वही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? इन ग्रुप मेंबर, जो हमारा इन ग्रुप होता है जिसके हम हिस्सा हैं, ठीक है। आउट ग्रुप जो जिसके हम हिस्से नहीं है, जैसे अगर मैं बात करूँ साइकोलॉजी, तो हम कहीं ना कहीं हम सारे लोग साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं। ठीक है। आउट ग्रुप हो जाएगा कि कोई ज्योग्राफी सब्जेक्ट का है या कोई हिस्ट्री सब्जेक्ट का है। ठीक है। तो इन ग्रुप मेंबर जनरली टेंड टू हैव अ इन्फ्लेटेड व्यू ऑफ डैश एस्पेक्ट ग्रुप। जो ग्रुप की हमारी इमेज होती है वो कैसी इमेज होती है? पॉजिटिव, नेगेटिव, माइनर या मेजर? अच्छा, आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, तो कोई बात नहीं बेटा, आप रिकॉर्डिंग कर लेना अर्जुन। नेटवर्क नहीं है तो इसमें तो कुछ मैं नहीं कर सकती। ठीक है, 12 का ए, 12 का है, हाँ, पॉज़िटिव इमेज। कहीं-कहीं हम अपने ग्रुप को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और अंडर वैल्यू करते हैं हम हमारे जो आउट ग्रुप है। जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं, उनको कहीं न कहीं हम अंडर वैल्यू करते हैं। पॉज़िटिव इमेज क्लियरली हमारे ग्रुप की होती है। द टेक्निक टर्म ऑफ फाइंडिंग द एवरेज इज नोन एज। जो हमारी टेक्निकल टर्म होती है जिससे हम एवरेज को आइडेंटिफाई करते हैं, वो क्या होती है? मीन होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन या एवरेज? एवरेज जो आपका होता है वो क्या होता है? बहुत बार मैंने आपको बताया है। हाँ हाँ, यस, क्लियरली आपका जो है 13 का ए बहुत लोगों ने दिया है। हाँ, मीन आपका क्लियरली जो है राइट है। मीन जो हमारा है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। A measure of central tendency that is less sensitive uh,
टू एक्सचेंज कोर्स देन द मीन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जहाँ पे अगर आपका एक्सट्रीम डाटा होगा वो सेंसिटिव नहीं होगा, लेस सेंसिटिव टू द एक्सट्रीम डाटा, तो वो आपका कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, एक्सचेंज कोर्स देन द मीन। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज स्कोर, मीडियन, मोस्ट फ्रीक्वेंट मोड, या फिर आपका मोड जो लेस सेंसिटिव होता है किसी भी एक्सट्रीम डाटा पे होता है। 14 का बी मीडियम होता है। ठीक है, ये लेस सेंसिटिव होता है टू एक्सचेंज कोर्स देन द मीन। ठीक है, कहीं ना कहीं कि जब भी हमारा एक्सट्रीम स्कोर्स हो जाते हैं या फिर असिमेट्रिकल हमारा डाटा होता है, तो मीडियन हमारा बेहतर सोर्स होता है क्योंकि वो लेस सेंसिटिव होता है। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग स्कोर इन द डाटा सेट, क्या होता है ये, सबसे इजी इक्वेशन, मोस्ट जो फ्रिक्वेंटली अकरिंग स्कोर होता है हमारा 15 का सी। ठीक है, पूनम, अनु सब बोले तो क्या है 15 का सी, मोड। क्लियरली आपका मोड होता है, हाँ बिल्कुल सही मोड। मैं सबके रिस्पॉन्सेज नहीं देख पा रही हूँ, मैं स्टार्टिंग के 2-3 के रिस्पॉन्सेज देख पाती हूँ, तब तक फिर ऊपर हो जाता है, फिर मुझे क्वेश्चन पे आना पड़ता है क्योंकि मेरा फोकस ये है कि एटलीस्ट हम एक क्लास में 30 से 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लें। अगर हम एक क्लास में 30 से 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे देन ओनली वी कैन कंप्लीट आवर 2000 क्वेश्चन। हमें एटलीस्ट 2000 ही ना, हाँ 2000 क्वेश्चन है, वो हमारी कोशिश है, मतलब मेरी कोशिश है कि हम लोग साथ में मिलकर 2000 जो क्वेश्चन है एटलीस्ट वो तो प्रैक्टिस करें। तो अगर हम कोशिश करेंगे डेली, अगर हम 30 से 40 क्वेश्चन करेंगे ऑन टाइम, तो हमारी जो सीरीज है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंप्लीट करने का, वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो 15 का सी आपने बोला है, 15 का सी तो सही है मोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन टू मोड आर फाउंड इन अ सेट ऑफ नंबर, जब आपका जो डाटा सेट है उसमें अगर 2 मोड होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। फटाफट पढ़ो, फटाफट बताओ। 16 का डी, पूनम एंड अनु। ठीक है, 16 का डी बाई मोड, हाँ बाई मॉडल। कहीं ना कहीं आपके जब एक से ज्यादा मोड, एक से ज्यादा भी होते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो बाई मॉडल आपका कहा जाता है। ठीक है, तो कोई ये मत समझना मैम बस पूनम और अनु के पढ़ रही हैं, जो सबसे पहला कमेंट आ जाता है मैं वही पढ़ती हूँ। ठीक है, हाँ बाई मॉडल, बहुत रमनदीप, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। When a sample is a large, जब आपका सैंपल बहुत लार्ज होता है, there is generally difference between mean, median, mode. वेरी वाइड, वेरी लार्ज, वेरी मिनिमम, ये कोई डिफरेंस नहीं जब आपका सैंपल जो है बहुत ज्यादा होता है। तो हमारा जो मीन मीडियन मोड है उसमें किस तरीके का अंतर होता है, ये अंतर होता भी है, नहीं होता, क्या होता है। 17 का सी, 17 का सी दिया है अनु ने और रमनदीप ने। ठीक है, देखो अच्छा मेरी बात बताओ, सैंपल लार्ज होने से क्या फर्क पड़ेगा कि आपका जो मीन मोड मीडियन है उसकी लोकेशन चेंज हो जाए। अगर डाटा आपका एनपीसी पे है, अगर आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चाहे सैंपल कितना भी बड़ा हो, मीन मीडियन मोड जो है आपके एक ही जगह पे होंगे। क्यों इनमें डिफरेंस आ जाएगा, वेरी मिनिमम भी क्यों आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि सैंपल साइज जो है वो लार्ज ही तो है, ज्यादा लोगों को ही तो स्टडी किया जा रहा है, असिमेट्रिकल थोड़ी है। असिमेट्रिकल में आपकी जो लोकेशन है वो डिफर करती है, बट सिमेट्रिकल में आपका सैंपल कितना भी ज्यादा हो कितना भी कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पवन ने क्या बोला है, डी, क्लियरली डी, हाँ बहुत अच्छे पवन, बिल्कुल सही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, सिमेट्रिकल शेप कर्व रिप्रेजेंटिंग सैंपल इज आल्सो टर्म एज, जो हमारा सिमेट्रिकल कर्व होता है उसे हम और क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लेफ्ट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर आपका नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। 18 का ए, रमनदीप एंड पूनम एंड अनु आपने दिया है, तो देखते हैं क्या होगा। हाँ, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हमारा जो ए है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच पार्ट ऑफ द नर्व सेल कवर्ड बाय द माइलिन सीट, डेंड्राइट, सेल बॉडी क्यों लिखा है, डोंट नो, सेल बॉडी, साइनेप्स या एग्जाम लिखा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये एग्जाम नहीं, ये एक्सिन होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा आपका जो माइलिन सीट है उससे कवर होता है, क्योंकि एग्जाम माइलिन सीट से कवर होने लगा तो बच्चे कैसे जाके देंगे। हाँ क्लियरली एक्सिन आपका राइट आंसर है, हाँ बहुत अच्छी। एग्जाम से 19 तो का मैम हम बोलने वाले हैं। क्या,
क्या क्या मुझे नहीं एग्जाम समझ आया। यहाँ पे एग्जाम से तो हम लोग कवर होने वाले हैं। हम्म, आपकी वॉइस है ना बिल्कुल क्लियर नहीं आती। आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है, मैं अंदाजा लगाती हूँ, कोशिश करती हूँ समझने की आपने क्या कहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, द गैप बिटवीन एक्सन टिप ऑफ अ न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन, मतलब जो आपकी एक्सन की जो टिप है, जो टर्मिनल बटन्स हैं वो, और आपके जो दूसरा न्यूरॉन है, पहला न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन, यहाँ पे टर्मिनल बटन की टिप और यहाँ पे डेंड्राइट्स की जो आपकी डेंड्राइट्स है, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम लोग? 20 का बी बोला है किसी ने। साइनेप्टिक क्लेफ्ट, क्लियरली हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत बार बताया कि जैसे अगर आपका ये न्यूरॉन, ठीक है, सपोज कीजिए न्यूरॉन है, ये हमारे डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना। ठीक है, ये हमारा एक्सन है, इतना पतला नहीं होता, थोड़ा ऐसे से है, फिर इसलिए ये जो माइलिन सी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल बटन्स हैं और फिर यहाँ पे हमारा दूसरा न्यूरॉन शुरू हो जाता है जिससे इसकी ये डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, तो इन डेंड्राइट्स और इन टर्मिनल बटन में एक गैप होता है, इस गैप को हम क्या कहते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यहीं पे आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर है क्लियरली एक्सचेंज किए जाते हैं। तो हमारा जो 20 है, 20 का हमारा बी जो है वही राइट आंसर है। हाँ ओके पूनम, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइनेप्स एंड योर साइनेप्टिक क्लेफ्ट? आपके साइनेप्टिक क्लेफ्ट और आपकी जो साइनेप्स है उनमें अंतर होता है। ठीक है, साइनेप्स हमारी क्या होती है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट तो हमारा गैप होगा। ठीक है, साइनेप्स को भी ये बोला जाता है कि साइनेप्स में रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो साइनेप्स भी हमारी क्लियरली एक कहीं कहीं ऐसा होता है कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट तो हमारा गैप होगा क्लियरली। ठीक है, साइनेप्स हम किसे कहेंगे? साइनेप्स मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। ठीक है, साइनेप्स कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है डायरा है। अब ये बाउंड टोन्स जो है वो क्या है? साइनेप्स हमारा कुछ नहीं होगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट होगा। साइनेप्टिक क्लेफ्ट के लिए कभी कभी कहते हैं कि ऐसे इन शॉर्ट बोल देते हैं कि साइनेप्स में रिलीज किया जाता है। ठीक है, कभी कभी हम इन शॉर्ट क्या Please explain C and D options also. सी एंड डी, हाँ, देखो ये जो है वो कुछ नहीं है, जो जायरा है वो कहीं ना कहीं हमारे जो आप देखते हैं हमारा जो स्कल है, स्कल में हमारी दो चीजें होती हैं, एक तो हमारे बम्प्स होते हैं और हमारा जो स्कल है इस तरीके से बनता है। ठीक है, हमारे बम्प्स होते हैं और हमारी जायराज होती है। तो क्लियरली जो हमारा ऊपर का एरिया और जो अंदर का एरिया है, यहाँ पे हम इन्हें जायरा ही कहते हैं। ठीक है, हमारे जो फिशर्स होते हैं और जायराइज होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्कल का एरिया है, इसमें ये जो इस तरीके से ब्रेन होता है उसे हम जायरा ही कहते हैं। ठीक है, अंदर के टूवर्ड्स का जो एरिया उसे हम जायरा ही कहते हैं। ठीक है, सल्कस और जायरस, सल्कस ऊपर का एरिया, जायरस आपका जो अंदर का एरिया। ठीक है, अनु समझ आया? हाँ जी, yes. हाँ, और साइनेप्स ये होता है कि हम कभी-कभी इन शॉर्ट बोल देते हैं कि साइनेप्स में हम जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको रिलीज करते हैं। तो कहीं न कहीं ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट के लिए कभी-कभी बोल देते हैं, पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट को ही पर्टिकुलरली हम जो है गैप बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर सॉरी द नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम है आउटसाइड द स्कल एंड स्पाइनल मेकअप द, जो स्कल और ब्रेन को सॉरी स्कल जो मतलब हमारा ब्रेन है और जो हमारी स्पाइनल कोड है उनको छोड़ के जो बची हुई चीजें हैं नर्वस सिस्टम में वो क्या कहलाती है? नर्वस सिस्टम में अगर मैं स्कल और ब्रेन को साइड कर दूं तो जो बची हुई चीज है उसको हम क्या कहते हैं? दूसरा हिस्सा, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ना आपका नर्वस सिस्टम। सी दिया है रमनदीप ने, रमनदीप की क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ। हाँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, पीएनएस, बिल्कुल सही। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आता है और आपकी स्पाइनल कॉर्ड आती है और आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका ऑटोनॉमिक सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और वो फर्दर फिर क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, पॉन्स इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, जो आपका पॉन्स है वो ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है। ये क्या सर्व करता है? एज अ ब्रिज, मैरो, मिड ब्रेन या हाइंड ब्रेन? इसका फंक्शन क्या है? क्लियरली इसका रोल किस चीज का होता है? 22 का ए, क्लियरली 22 का ए सही है अनु, बहुत अच्छे। ब्रिज, हम इसे कहीं ना कहीं एक ब्रिज की तरह होता है, हमारे जो मिड ब्रेन है उसमें कहीं ना कहीं आपके ये ब्रिज की तरह काम करता है, ये ब्रेन स्टेम में होता है। ठीक है, पॉन्स का जो काम होता है ये स्लीप में इसका फंक्शन होता है
अवेयरनेस में इसका फंक्शन होता है, ठीक है, और ये एक पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा सा उस चीज में मैं समझ पा रही हूँ क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, द पार्ट ऑफ ब्रेन मीनिंग लिटिल ब्रेन, आपका कौन सा ब्रेन का हिस्सा है जिसे हम लिटिल ब्रेन कहते हैं, छोटा ब्रेन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं लिटिल ब्रेन? बी बोला है रमनदीप ने। सेरेबेलम, बिल्कुल सेरेबेलम को कहते हैं, हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन के पीछे जो छोटा सा हिस्सा है। अगर मैं बात करूं अगर ये मेरा ब्रेन है, ठीक है, ये तो मेरा ब्रेन नहीं हो सकता मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर ये मेरा ब्रेन है, हाँ ये ब्रेन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एरिया होता है ना इस तरीके का, इसे हम क्या कहते हैं, सेरेबेलम। इसका काम क्या होता है, क्लियरली सेरेबेलम का काम बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और जो आपके कुछ मोटर मूवमेंट होते हैं उसमें होता है, इसे हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल एनर्जी इनटू नर्वस सिस्टम एक्टिविटी, मतलब जब भी आप फिजिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल या केमिकल फॉर्म में चेंज करते हैं जिससे आपका जो ब्रेन है उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाए, तो क्लियरली हम इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसम्यूटेशन, ट्रांसलेशन या फिर आपका ट्रांसडक्शन। 24 का डी, 24 डी, हाँ ट्रांसलेशन, क्लियर, बिल्कुल सही आंसर ट्रांसलेशन रहता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाय विच एज शुड द पेरेंट बिगिन टू डिसिप्लिन द चाइल्ड, कौन सी उम्र से जो पेरेंट्स है उनको अपने बच्चे को डिसिप्लिन करना शुरू कर देना चाहिए, कौन सी उम्र से, 1 साल की उम्र, 2 साल, 3 साल, 4 साल? वन, क्या कौन सा क्वेश्चन है, मैं भी 25 का बी, अनु और पवन आपने दिया है 25 का बी, हाँ बिल्कुल सही। जो 2 साल की उम्र है, कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि 2 साल की उम्र में जो बच्चे हैं वो अपने बिहेवियर का जो कॉन्सिक्वेंस है क्लियरली समझने लगते हैं, तो आप उस टाइम पे बच्चों को डिसिप्लिन या फिर जो सही डिसिप्लिन उस उम्र पे बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि उनको समझ आने लगती है चीजें, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, ठीक है, कि उनके जो बिहेवियर है उसका कॉन्सिक्वेंस क्लियर क्या होगा, तो 2 ईयर्स से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। Which of the following these form of parenting proposed by Baumrind is nurturing? इनमें से कौन सी पेरेंटिंग है जो आपके बॉमरेंड है उन्होंने कहा है नर्चरिंग है और एक बेस्ट पेरेंटिंग कहलाई जाती है, अथॉरिटेटिव, परमिसिव, अथॉरिटेरियन या नेग्लिजेंट? नेग्लिजेंट बताइए। पेरेंटिंग मैंने क्लासेस देखेंगे, आपकी जो डेवलपमेंट की क्लास है क्लियरली मैंने आपकी जो जितनी भी थेरीज हैं इंपॉर्टेंट डिस्कस की है। 25 का बी दिया है अनु ने, 26 क्वेश्चन चल रहा है, अच्छा मेरे को पुराने कमेंट से देखते हैं क्या, 26 का ए, सी दिया है रमनदीप ने, सी दिया है, तो क्लियरली रमनदीप आपने बिल्कुल ठीक आंसर दिया, मैं आपको बताती हूँ क्या है, कोई बात नहीं, नहीं नहीं रुको मेरी बात, ऐसे कैसे, रुक जाओ, आपका क्लियरली सही आंसर जो है वो होगा अथॉरिटेटिव, ए बिल्कुल ठीक है पवन, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है, जो आपका ए है क्लियरली वो राइट आंसर है, ठीक है। तो अथॉरिटेटिव में क्या होता है कि जो हमारी वार्मथ है, लेवल ऑफ वार्मथ जो है वो भी हाई होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं हमारी जो हमसे एक्सपेक्टेशन, जो हमसे एक उम्मीद रखी जाती है वो भी हाई होती है, ठीक है। यहाँ पे आपकी लेवल ऑफ वार्मथ और जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है, या कंट्रोल कह सकते हैं आप, कहीं ना कहीं कंट्रोल ही हमारा हाई होता है, तो क्लियरली दोनों में हमारा ये अथॉरिटेटिव बेस्ट पेरेंटिंग भी मानी जाती है। अथॉरिटेरियन आपकी नेगेटिव टाइप ऑफ पेरेंटिंग है, जहां आपकी जो वार्मथ है वो लो होती है और एक्सपेक्टेशन आपसे भरपूर की जाती है। परमिसिव आपकी कैसी होती है, जहां आपसे वार्मथ तो बहुत हाई है पर एक्सपेक्टेशंस आपसे कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब जैसे होते हैं ना कि बड़े बाप की औलाद या फिर बिगड़ी औलाद, कुछ लोग कहते हैं बड़े बाप नहीं बोलना चाहिए पर बिगड़ी औलाद, ठीक है, जहाँ बहुत प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, पर बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, पैसे दे दिए हैं तो पैसे की जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मतलब बच्चों पे कंट्रोल नहीं किया जा रहा। नेग्लिजेंट, जहाँ बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जा रहा है, नो वांट नो एक्सपेक्टेशंस, ठीक है।
तो आई होप ये सारी पेरेंटिंग आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, द सेकंड स्टेज ऑफ प्ले इन अर्ली चाइल्डहुड ईयर। जो आपकी सेकंड स्टेज ऑफ प्ले होती है अर्ली चाइल्डहुड ईयर में, वो कौन सी होती है? पैरेलल, सॉलिटरी, डिस्टेंस या फिर कोऑपरेटिव? सिक्स स्टेज इसमें से आपकी जो प्ले की अर्ली चाइल्डहुड में कौन सी होती है? बी दिया है ये। हम्म, रमनदीप ने बी दिया है, ठीक है। 27 का बी नहीं है। और बताइए। 27 का आंसर ए दिया है आपके पवन ने, आप पवन ने, ठीक है। हाँ, ए क्लियरली राइट आंसर है, ठीक है। तो पैरेलल आपका सही है। क्यों सही है? आपकी जो सबसे पहली स्टेज है वो सॉलिड, कहीं ना कहीं डिस्टेंस है। डिस्टेंस मतलब जहां दो बच्चे अलग अलग खेल रहे हैं, अपना अपना खेल रहे हैं, ठीक है। फिर पैरेलल, जब वो साइमल्टेनियसली अपना अपना खेल रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस मतलब जो बिल्कुल दूर दूर अलग खेल रहे हैं। पैरेलली मतलब वो लोग साथ में ही अलग अलग खेल रहे हैं। फिर हमारा सॉलिटरी, फिर हमारा सबसे लास्ट में कोऑपरेटिव, जब वो मिलकर साथ में खेलते हैं, ठीक है। तो क्लियरली हमारी जो सीक्वेंस क्या होता है, पहला हमारा हो जाएगा डिस्टेंस, सेकेंड हमारा पैरेलल, थर्ड हमारा सॉलिटरी, फोर्थ हमारा कोऑपरेटिव, ठीक है। आगे, what people can do when they are at their very best is tested by dash test। मतलब कौन से टेस्ट से आपकी जो बेस्ट पोटेंशियल वो टेस्ट की जाती है? कौन से टेस्ट से की जाती है? पढ़िए और आंसर कीजिए। क्लियरली एप्टीट्यूड टेस्ट है, हाँ। आपकी जो बेस्ट पोटेंशियल है आपके एप्टीट्यूड टेस्ट से जो है मेजर की जाती है, ठीक है। The overall capacity for learning and problem solving is assessed by which of these logical tests? कौन से टेस्ट से हम जो इंसान की जो ओवरऑल कैपेसिटी होती है लर्न करने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की, असेस कर पाते हैं? अचीवमेंट, पर्सनैलिटी, वोकेशनल या फिर आपके इंटेलिजेंस? कौन सा टेस्ट होता है? बताइए मुझे। क्लियरली इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, ठीक है। जो डी है वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाइल एक्सपीरियंसिंग विच ऑफ दीज इमोशन डज द हार्ट रेट इंक्रीज? कौन सा इमोशन हम एक्सपीरियंस करते हैं जो हमारी हार्ट बीट है वो फास्ट होने लगती है? 30 का आंसर बताइए। पवन, इंटेलिजेंस होगा। ट्वेंटी नाइन का डी, फियर। 29 का डी और फियर, क्लियरली फियर। जॉय में क्यों आप जो है आपकी हार्ट रेट जो इंक्रीज होगा? फियर, जब भी आपको डर लगेगा, घबराहट होगी, जब आपको घबराहट होगी आपका कहीं ना कहीं जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा, और वो एक्टिवेट होगा तो आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होंगे कि आपका हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज होगा, ये हार्ट रेट इंक्रीज होगा। विद विच ऑफ दीज इमोशन डज द स्किन टेम्परेचर गो हाई? कौन से इमोशन में आपका जो स्किन टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा? सैडनेस, फियर, एंगर या सरप्राइज? एंगर, क्लियरली आपका जो एंगर है, एंगर में आपका जो है जो स्किन टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा, ठीक है। जो स्किन टेम्परेचर है हमारा हाई हो जाएगा, ठीक है, गुस्से में। हम्म रुकिए बस एक मिनट। लाइट चली गई है तो यहाँ पे आपको आई होप प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी मेरी आवाज़ सुनने में। लाइट चली गई है, ठीक है। When our stressors continue to be present, the body, the effect of the stressor, मतलब आपका जो स्ट्रेसर है वो कंटिन्यू टू बी प्रेजेंट, मतलब आपका जो स्ट्रेसर है तब भी रहता है, ठीक है। तो आपकी बॉडी है किस तरीके का जो इफेक्ट है वो देखती है? बताइए किस तरीके का असर यहाँ देखा जाता है? आई होप मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही होगी, अगर कोई डिस्टर्बेंस हो तो बताना।
32 का ए, 32 का ए नहीं। देखो ये आपकी हेंसेले की जो थ्योरी है वहां से ली गई है, ये जो सवाल है हेंसेले की थ्योरी से। तो पहला हमारा क्या होता है कि हमारा अलार्म रिएक्शन स्टेज, कि आपका जो नया नया स्ट्रेस आता है तो आप डील करने की कोशिश करते हैं, फिर आप उससे डील कर रहे होते हो, उतने में एक और स्ट्रेसर आ जाता है, ठीक है। स्ट्रेसर जो है वो खत्म ही नहीं होता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो बॉडी है वो रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, वी ट्राई टू रेजिस्ट, ठीक है। फिर एग्जॉशन में क्या हो जाता है, हम कहीं ना कहीं बर्नआउट स्टेज में आ जाते हैं। क्लियरली हमारा आंसर क्या होगा, हाँ रेजिस्ट, हमारी बॉडी जो है वो रेजिस्ट करती है, ठीक है। फिर हमारा क्या है, टू अकम्प्लिश चेंज इन बिहेवियर विच ऑफ दीज इज मोस्ट इफेक्टिव, मतलब जब भी आप अपने स्वभाव में बिहेवियर में चेंज लाना है, ठीक है, तो इनमें से कौन सी चीज आपके लिए इफेक्टिव रहेगी, क्या प्रैक्टिस करें, मेमोरी, एटीट्यूड या लर्निंग, किस चीज से हमारे स्वभाव में बिहेवियर में एक बदलाव आता है। लर्निंग, क्लियरली लर्निंग होता है, ठीक है। 33 का डी बिल्कुल सही, पूनम आपने सही आंसर किया है, लर्निंग आपका क्लियरली सही जवाब, ठीक है। काम कर रहा है, लाइव नहीं है तो थोड़ा सा आगे क्या है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज आर थॉट एज द कोर एक्टिविटी इन काउंसलिंग, इनमें से आपका कौन सा, मतलब जो काउंसलिंग की कोर एक्टिविटी है, वर्क ग्रुप, सॉरी ग्रुप वर्क, ग्रुप थेरेपी, इंडिविजुअल काउंसलिंग या इवेल्युएटिंग द प्रोसेस, इनमें से कौन सी आपकी एक्टिविटी है काउंसलिंग। 34 का एक तो सी आंसर लिखा है, सी ने और रमनदीप ने, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, 34 का सही है, सी सही है, पवन आपने भी बिल्कुल ठीक दिया है, और पूनम आपने बिल्कुल ठीक दिया, इंडिविजुअल काउंसलिंग, क्लियरली आपका जो सी है वो राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 35th क्वेश्चन, करेक्शनल काउंसलर, जो हमारे करेक्शनल काउंसलर होते हैं, वर्क इन विच ऑफ दीज सेटिंग, इनमें से कौन से सेटिंग में जो हमारे करेक्शनल काउंसलर हैं वो काम करते हैं, अपने आप पढ़िए और आंसर कीजिए। लाइट आ रही है, मैं फैन ऑफ करती हूँ आप लोग, ठीक है। थर्टी फाइव का ए सनी ने दिया है, 35 का डी पूनम ने दिया। क्लियरली आपका जो है लॉ एनफोर्समेंट, मतलब जो कोई जो लॉ के फील्ड में जैसे प्रिजन्स होते हैं, ठीक है, जो आपके प्रिजन्स होते हैं, लॉ एनफोर्समेंट, क्लियरली जहाँ पे लॉ अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके जो जुवेनाइल होम्स होते हैं, जो जुवेनाइल सेंटर्स होते हैं, क्लियरली वहाँ पे जो वहाँ पे जितने भी आपके जो प्रिजनर्स होते हैं उनको जो काउंसलिंग देने का काम है आपके करेक्शनल काउंसलर्स में होता है, ठीक है। बट आपके रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं उनमें भी होता है मेरे हिसाब से। तो अब वैसे तो लॉ इन्फोर्समेंट में क्लियरली लॉ इन्फोर्समेंट है, पर आपके वहाँ पे अगर जैसे रिहेबिलिटेशन सेंटर, जैसे हमने जुवेनाइल होम्स में पढ़ा है, जितने भी हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होंगे, जुवेनाइल होम्स होंगे, उनमें भी हमारा जो फोकस है क्लियरली आंसर हमारा यही, आंसर हमारा ए होगा। और जो हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर जुवेनाइल होम्स में होते हैं, जहाँ पे हमारे जो प्रिजनर्स होते हैं, क्लियरली जो नॉर्मल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है उनमें नहीं, पर जो लॉ मतलब जहाँ से प्रेजेंट या क्राइम, जो लोग क्राइम करके आए हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, तो उनको काउंसलिंग देने का जो काम है आपके जो करेक्शनल काउंसलर है क्लियरली उनका होता है, ठीक है। तो ए आपका क्लियरली राइट आंसर होगा इसमें, ठीक है रमनदीप, ए आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडिंग बीइंग मेल और बीइंग फीमेल इज अ फॉर्म ऑफ रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट, जब भी हम अपने आप को एज अ मेल और फीमेल देखते हैं, अपने आप को प्रेफर करते हैं, ठीक है, कि हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को एज अ मेल फीमेल, तो ये क्या है, ह्यूमन काइंड, जेंडर, सेक्सुअल प्रेफरेंसेस या मैटर ऑफ चॉइस। 36 का बी, हाँ क्लियरली बिल्कुल सही पूनम, आपने बिल्कुल
सही बोला, ये जेंडर है। जेंडर हमारा एक कल्चरल या सोशल कॉन्सेप्ट है। क्लियरली जो सोसाइटी, जो समाज जो हमें सिखाता है, जब समाज क्या बोलता है कि जो फीमेल्स हैं उनको शादी करके मेल्स के यहाँ जाना होता है, उनको हाउस टूर्स करना होता है, उनको पिंक कलर पसंद होता है, वो थोड़ी इमोशनल होती हैं। मेल्स जो है वो स्ट्रांग होते हैं, वो इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते, उनको ब्लू या ब्लैक कलर पसंद होता है, वो बॉडी बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जेंडर की जो स्टीरियोटाइप्स है वो कहीं ना कहीं हम सोसाइटी से सीखते हैं, हम क्या कहते हैं, हमारे जो कल्चर है उसे सीखते हैं। ये हमारे सेक्सुअल प्रेफरेंसेस की बात नहीं करता। अगर हम सेक्सुअल प्रेफरेंसेस की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारा जो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है कि किसके टूवर्ड्स हम अट्रैक्टेड हैं, वो बात करेगा कि हम सेक्सुअली किसको प्रेफर कर रहे हैं। और फिर अगर हम बात करें, हमारा एक बायोलॉजिकल होता है क्लियरली कि हमारा जो जेंडर क्या है, ठीक है, और जेंडर मतलब बायोलॉजिकल जेंडर, ठीक है, कि हम बायोलॉजिकली मेल हैं या फीमेल हैं। और जेंडर जो हमारा होता है वो हमारा क्लियरली सोसाइटी और कल्चर से रिलेटेड होता है। सोसाइटी हमें बताती है कि जो लड़कियां हैं उनको डॉल से खेलना चाहिए, बॉयज को इससे खेलना चाहिए। तो ये एक सोशल और कल्चर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इन विच फेज ऑफ एन इंडिविजुअल लाइफ इज जेंडर स्पेसिफिक कंडक्ट लर्न। किस उम्र में बच्चों को जो जेंडर स्पेसिफिक बिहेवियर है वो सिखाया जाता है? नेटल, मिडल अडोलसेंस, चाइल्डहुड या अडल्टहुड? 37 का सी अनु ने दिया है। चाइल्डहुड में, क्लियरली जो चाइल्डहुड है उसमें बच्चों को सिखाया जाता है स्पेसिफिक बिहेवियर, जहाँ पे बच्चों को होता है कि लड़कियां हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ बैठना प्रेफर करती है, लड़के लड़कों के साथ रहना प्रेफर करते हैं। लड़कियां क्या करती हैं कि जो घर घर खेलना या फिर डॉल्स के साथ खेलना, अब चीजें बदल चुकी हैं, ठीक है। मैं एक जो जेंडर स्पेसिफिक जो थ्योरी है उस हिसाब से देख रही हूँ कि जो जेंडर जो स्टीरियोटाइप को जो रेनफोर्स किया जा रहा है क्लियरली उस पर्सपेक्टिव से, कि बचपन में चाइल्डहुड में ये सब चीजें जो है सिखाई जाती है कि लड़कों को लड़कों की तरह बिहेव करना, लड़कियों को लड़कियों की तरह। अगर हम बात करें, मैनिक डिप्रेशन कंडीशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? किस से हमारी जो मैनिक डिप्रेशन कंडीशन है वो आपकी आइडेंटिफाई होती है? एक्सट्रीम सैडनेस एंड एक्सुबेरेंस, सस्टेन्ड एपैथी, रिपीटेड क्लियरिंग एंड वॉशिंग, या फिर आपका एनेडोनिया? थर्टी एट का ए, क्लियरली आपका जो ए है, ए आपका राइट आंसर है। सैडनेस मतलब क्लियरली आप लो मूड फील करते हैं लंबे समय के लिए। फिर आपका जो एक्सुबेरेंस है, क्लियरली आपका क्या है, मीनिया की बात की जा रही है। मीनिया मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेबिलिटी, बहुत ज्यादा एनर्जी आती है। आप इतना बात करते हैं, इतना काम करते हैं कि आप ना ही खाना खाते, ना ही सोते, आराम भी नहीं करते। और यहाँ पे जो है चांसेस ऑफ सुसाइड जो है मीनिया में ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि यहाँ पे चांसेस होते हैं कि आप इम्पल्सिव बिहेवियर दिखाते हैं, ठीक है। और सुसाइड हम इम्पल्सिव जो डिसीजन होता है कभी कभी उसमें होता है, ठीक है। तो आपका सुसाइड का चांसेस यहाँ ज्यादा होता है। अगर मैं बात करूँ एनेडोनिया, क्लियरली लैक ऑफ प्लेजर, जब हम प्लेजर एक्सपीरियंस नहीं करते। सस्टेन्ड एपैथी, एपैथी मतलब जब हम कहीं ना कहीं किसी कोई इमोशंस जो है एक्सपीरियंस नहीं करते। रिपीटेड क्लियरिंग क्वेश्चन, या आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव का एक कैरेक्टरिस्टिक है ओसीडी का, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन है। 39 क्या कह रहा है? द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइबिंग द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। कौन सा आपका स्कूल है साइकोलॉजी का जो हमारे बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर की बात कर? एलिमिनेट करना है क्लियरली। 39 का सी, 39 का सी ही है ना? हाँ, रमनदीप, अनु एंड पूनम, आपने सी बोला है। सी आपने बिल्कुल ठीक बोला है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी जो हमारी क्लियरली यहाँ पे हम देखें कि कैसे हमारा जो ब्रेन है और जो हमारा बिहेवियर है उसमें किस तरीके का कनेक्शन है, किस तरीके का रिलेशन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहे हैं। साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन वर्क सिचुएशन इज स्टडी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? जब भी हम क्या कहते हैं वर्क सिचुएशन में जो ह्यूमन बीइंग है उसकी बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो ये किस साइकोलॉजी में आता है? सोशल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, या फिर आपका इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी? 40 का ए, 40 का ए सनी ने दिया है और पूरा ने दिया। अच्छा जी, सोशल साइकोलॉजी में हम बात करते हैं वर्क सिचुएशन की बात करते हैं बेटा। यहाँ वर्क सिचुएशन और मतलब ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जा रहा है पर एक वर्क सिचुएशन में, ठीक है, काम की सिचुएशन में। तो क्या होगा?
40 का डी किसने दिया है? पवन ने दिया है, ठीक है। 40 का डी पवन ने दिया और अनु ने दिया है। 40 का डी ही सही आंसर है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में हम क्लियरली क्या स्टडी करते हैं कि वर्क प्लेस में लोगों का किस तरीके से बिहेवियर होगा, ठीक है। लोगों का बिहेवियर, आपस में जो रिलेशंस हैं कि बॉस के साथ कैसे रिलेशंस है, कलीग्स के साथ कैसे रिलेशंस है, तो हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं वर्क सिचुएशन में। और परफॉर्मेंस को कौन कौन से बिहेवियर हमारे अफेक्ट करते हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी या फिर जो हमारी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्लियरली हम उसमें ओवर करते हैं, ठीक है। अब हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ पूनम, हमारा जो डी है वो क्लियरली राइट आंसर, ठीक है। कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो बताइए। इसके साथ हम क्लास को ओवर करते हैं और फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। कोशिश होगी डेली हम एटलीस्ट 30 से 40 क्वेश्चन हम करें, ठीक है। और 24 हम क्लास को ओवर करें।